ऑल, वेलकम टू पॉलीफिलो टॉक्स बाय शक्ति शुक्ला। अगर आप यूजीसी नेट, यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल और सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक बहुत प्रोमिनेंट थिंकर जॉन लॉक को डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिकली एक इंग्लिश फिलोसोफर थे थॉमस हॉब्स की तरह। और जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट आती है उसमें इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है क्योंकि थॉमस हॉब्स ने जो प्रेमाइजेस, जो फाउंडेशन सेट किया था लिबरलिज्म को, उसे ये आगे लेकर जाते हैं। और जो अमेरिका में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ आज़ादी के बाद में, अभी भी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही लिबरल सोसाइटी है, तो उसका जो कहीं ना कहीं फिलोसफिकल फाउंडेशन भी जॉन लॉक की फिलोसफी से आता है। दूसरा, ये यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इनका जो बैकग्राउंड इवेंट्स रहे, लाइक एनलाइटनमेंट हो गया, राय हाउस प्लॉट और कुछ मनमाउथ या पिचफॉक रेबेलियन करके कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जिनका ईयर और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड ब्रीफ पर्सनल बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे, और इनके जो प्रोमिनेंट बुक्स हैं जिससे इनका जो कंट्रीब्यूशन है फिलॉसफी में वो हम ट्रेस कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। सो वीडियो आपको एंड तक देखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जॉन लॉक का जो जन्म है वो 29 अगस्त 1632 रिंगटन सोमरसेट इंग्लैंड में हुआ था, और उनकी जो डेथ है वो 1704 में हाई लेवल एसेक्स में हुई थी। अगर हम इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो बेसिकली एक प्योरिटन फैमिली से आते थे। अभी यू मस्ट बी वंडरिंग कि प्योरिटन क्या होता है। सो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब हमने थॉमस हॉब्स के बैकग्राउंड इवेंट्स में प्योरिटन रेवोल्यूशन एंड इंग्लिश सिविल वॉर को डिस्कस किया था। ओके, तो प्यूरिटन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि दो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में दो रिलीजियस ग्रुप्स हुआ करते थे, एक था एंजलिकल्स। तो ये जो एंजलिकल्स थे वो थोड़े से रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स थे, राइट। और ये जो प्यूरिटन्स थे वो थोड़ी सी लिबरल थे अपने अप्रोचेस में। तो इनकी आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक जगह अगर रूढ़िवादी लोग हैं और एक जगह थोड़े लिबरल लोग हैं तो आपस में प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो उसमें हार्मनी को एस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके चलते इंग्लैंड में प्यूरिटन रेवोल्यूशन हुआ, जो एक तरीके से डायरेक्ट कॉज बनता है इंग्लिश सिविल वॉर का, जिसमें उनके जो किंग होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, चार्ल्स को। एंड देन उसके बाद में एक और रेवोल्यूशन होता है इंग्लैंड में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में, और ये जॉन लॉक के टाइम पे हुआ, यानी जॉन लॉक के कंटेम्प्रेरी ये जो रेवोल्यूशन है वहाँ पे हुआ। तो वो एक तरीके से इस बैकग्राउंड इवेंट को भी, यानी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के दौरान जो इंग्लैंड था उससे जॉन लॉक बिलोंग करते हैं। ओके, तो इस तरीके से, और इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो प्यूरिटन था। तो नाउ यू गेट इट कि प्यूरिटन जो है वो एक रिलीजियस फैक्शन है जो एंजलिकल्स को अपोज करते थे। अब इसी तरीके का ये जो एंजलिकल्स और प्यूरिटन्स के जो दो फैक्शंस है ना, ये बेसिकली यूरोप में आपने सुना होगा, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ था कैथोलिक्स के अगेंस्ट में। तो ये आप समझ लीजिए कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जैसे यूरोप में थे, उसी तरीके से इंग्लैंड में हमें ये जो दो ग्रुप्स हैं एंजलिकल्स और प्यूरिटन्स के देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ अगर हम उनके स्कूल की बात करें तो एट द एज ऑफ 14 उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी वेस्टमिनिस्टर स्कूल से, और उनकी जो हायर एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में होती है। ओके, नाउ जॉन लॉक जो थे वो एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, जैसा हमने देखा सोमरसेट इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। और अगर हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को ट्रेस करें तो उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, जो वो एक दूसरे प्रोमिनेंट सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर भी थे थॉमस हॉब्स के बाद, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी। ठीक है, तो दो चीज़ें आ गई अभी तक, लिबरलिज्म आ गया, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इसके अलावा नेचुरल राइट्स की उन्होंने बात की, 3 तरीके के नेचुरल राइट्स दिए, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उनको हम फर्दर वीडियोस में और एलैबोरेट करके डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है एम्पेरिसिज्म। ओके, नाउ अब ये एम्पेरिसिज्म क्या होता है, तो एम्पेरिसिज्म को अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है अनुभववाद। ओके, तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जो इसके अलावा एक और टर्म भी आता है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा जिसे बोलते हैं। तो मैं इन दोनों को आपको एक साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ। तो ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी जो होता है बेसिकली वो एक तरीका होता है नॉलेज गेन करने का। ठीक है, तो अगर आप नॉलेज को देखें तो वो कुछ नहीं होता, बस एक कॉन्शियसनेस ऑफ रियलिटी होती है। वो नेचुरल रियलिटी हो, सोशल रियलिटी हो, दोनों ही हो सकती है, राइट।
तो एक तरीके से हम नॉलेज को सीख करना चाह रहे हैं, तो अब हम किस मतलब फील्ड ऑफ जो स्टडी है उसे हम वैलिड मानेंगे, यानी कि नॉलेज गेन करने का वैलिड जो तरीका है वो क्या है। तो इसमें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्लेटो के टाइम से, प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के टाइम से, कि फिलोसोफर्स जो हैं वो रियलिटी को, वर्ल्ड को दो तरीके से देखते हैं, यानी दो तरीके हैं उनके लिए नॉलेज गेन करने के। एक होता है मटेरियल वर्ल्ड जो हमें दिखता है, जो हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, और एक होता है आइडियल वर्ल्ड, यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके पीछे का क्या आइडिया है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे अपनी सोसाइटी में बहुत सारे जो कस्टम्स को देखते हो, लाइक मैरिज हो गया, राइट, और ये जो प्रॉपर्टी का पूरा, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का पूरा कंसेप्ट है, तो एक तो ये होता है कि आप ना इन चीज़ों को मटेरियल टर्म्स में देखते हो, कि आप अपने आसपास हो रही है ना शादियाँ, वेडिंग सीजन होता है, शादियाँ आप देखते हो, तो इसके पीछे का जो ये, लेकिन ये जो आइडिया है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये एक तरीके से आइडियल साइड ऑफ रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से अगर आप मटेरियल रियलिटी को एज इट इज़ परसीव करो तो वो एक तरीके से एम्पेरिसिज्म, अनुभववाद के अंदर ही आता है। यानी कि अनुभववादी बेसिकली ये बिलीव करते हैं कि जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो वैलिड मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, वो अनुभववाद है। यानी कि आप अपने जो पांच आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, पांच आपके सेंसेस हैं, जैसे आपका आईज हो गया, नोज़ हो गया, और जो टेक्टाइल, जो आप टच करके चीज़ें फील करते हो, तो ये सारी चीज़ों से जो आप नॉलेज एक्वायर करते हो वही वैलिड नॉलेज है, वही एपिस्टेमोलॉजी है। और क्योंकि आप उससे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू उसको परसीव करे, उसको जान पा रहे हो, तो वो एम्पेरिसिज्म है। ओके, तो ये था एम्पेरिसिज्म, एपिस्टेमोलॉजी, क्लासिकल लिबरलिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अभी हम और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, एंड नेचुरल राइट्स। ओके, तो ये सब एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जॉन लॉक के, और ये की वर्ड्स हैं कुछ जो आपको याद रखने से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कि फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, एपिस्टेमोलॉजी और एम्पेरिसिज्म का फाउंडेशन किसने सेट किया। तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस जॉन लॉक के हैं। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन अगर आप, इफ़ यू आर टेकिंग नोट्स, राइट। सो बेसिकली यूरोपियन एनलाइटनमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जैसे हमने अर्लियर पढ़ा रेनेसांस हो गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद यूरोपियन एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये बेसिकली एक फेज था, ओके, यूरोप में। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे हमने देखा कि अमेरिकन जो लिबरलिज्म है, अमेरिकन ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म को डायरेक्टली इंस्पायर किया था, वो इनके जो फाउंडेशनल जो फाउंडेशंस हैं बेसिकली लिबरलिज्म की, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की जो स्पिरिट ऑफ लिबर्टी है। ओके, सो क्या क्या आ जाता है इसमें, एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को भी उन्होंने इंस्पायर किया, फाउंडर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म है, फाउंडेशंस ऑफ एम्पेरिसिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजी उन्होंने सेट किया, ठीक है, और एक सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर थे ही, नेचुरल राइट्स की थ्योरी लेकर आते हैं, और नेचुरल राइट्स के अंदर भी लाइफ लिबर्टी के अलावा प्रॉपर्टी का जो राइट था इसकी भी उन्होंने बात की। ओके, ओके, मूविंग ऑन। अगर हम बैकग्राउंड इवेंट्स की बात करें तो सबसे जो प्रोमिनेंट बैकग्राउंड इवेंट्स है जॉन लॉक को जो रिप्रेजेंट करता है वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। तो ये बेसिकली दो फैक्शंस के बीच में था, जो हमने सिविल वॉर एंड प्यूरिटन रेवोल्यूशन में भी डिस्कस किए, कि देखिए इंग्लैंड में अगर आप आज भी देखेंगे ना पार्टी के फॉर्म में, तो हमें दो फैक्शन देखने को मिलते हैं, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, राइट। तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी दो फैक्शन थे, विग्स एंड टोरीज, ठीक है। विग्स जो थे वो पार्लियामेंट्री जो फैक्शन था उसे सपोर्ट करते थे, टोरीज जो थे वो राजतंत्र हो गया, मोनार्की हो गया, उसको सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पे भी वहाँ पे दो फैक्शन हुआ करते थे, और इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे भी उनको ही अलग नाम दे दिया जाता था, राउंड हेड्स और कैवलियर्स के नाम से, राइट। नाउ, अब ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, इसको सबसे पहले तो ग्लोरियस क्यों कहा गया, क्योंकि हमने देखा कि जो इंग्लिश सिविल वॉर है उसमें भी दो फैक्शंस थे, और उनके बीच में ओलिवर क्रोमवेल और चार्ल्स उसको लीड कर रहे थे, और वहाँ के जो किंग थे चार्ल्स, उनको बेसिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको फांसी दे दी जाती है बहुत ही ब्रूटल तरीके से, राइट। तो उसका जो एंड था वो इतना ज़्यादा काफ़ी क्रूअल रहा था। लेकिन
इस रेवोल्यूशन में जो लोग थे, जो पार्लियामेंट्री फैक्शन था, उसको भी जो उस टाइम पे राजा थे, जो किंग थे, जेम्स सेकंड जो लीड कर रहे थे, वो उनके जो पॉलिसीज था, उनका जो पर्सपेक्टिव था, वो पसंद नहीं आ रहा था रिलीजियस टर्म्स में या जो भी उनके इंक्लिनेशंस थे। लेकिन जेम्स सेकंड ने बिना किसी रेवोल्यूशन या बिना कोई फस क्रिएट किए अब उनकी जो बेटी थी मैरी और उनके जो हस्बैंड हो गए विलियम ऑफ ऑरेंज, तो उनको उन्होंने खुशी खुशी ग्रेसफुली अपना जो थ्रोन है वो दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो पीपल है, जो कॉमन पीपल हैं और जो पार्लियामेंट्री फैक्शन है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज अ किंग। तो ऐसी सिचुएशन में उसको उन्होंने फाइट नहीं करते हुए ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और वाइज डिसीजन लिया कि वो अपनी पार को खुशी खुशी मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज को हैंड ओवर कर देंगे। तो क्योंकि ये इतना ग्रेसफुली ब्लडलेस तरीके से ये पूरा जो इवेंट है वो हुआ, इसीलिए इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोला जाता है, राइट। एंड ये हुआ था 1688 में। और इसके ठीक एक साल बाद 1689 में विलियम एंड मैरी बिल ऑफ राइट्स भी साइन करते हैं, राइट। और इसी ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, लिमिटेड गवर्नमेंट आती है, जो आज भी हमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल फीचर्स के रूप में देखने को मिलती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे एनलाइटनमेंट। जैसे हमने अभी अर्लियर स्लाइड में डिस्कस किया था, 17 एंड 18 सेंचुरी में ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था यूरोप में, जिसमें रीज़न इंक्वायरी के ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया गया इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशन। देखिए, जैसे हमने देखा कि 13 सेंचुरी अराउंड जो था, बहुत ज़्यादा चर्च का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता था पॉलिटिक्स में, क्योंकि उस टाइम पे वही पोप की सत्ता होती थी, क्लर्जीज होते थे, राइट। तो उस टाइम पर रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो अब रिलीजन का जब इम्पैक्ट होता है तो जो मासेस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अंधविश्वास को भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। लेकिन इन यूरोप में इसके खिलाफ में ना 3 मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है। अगर आप टाइमलाइन वाइज डिवाइड करो, सबसे पहले हुआ था रेनेसांस, ठीक है। तो उस रेनेसांस को जो है वो इटली से शुरू हुआ। तो उस रेनेसांस को जो रिप्रेजेंट करते थे थिंकर, वो थे मैकियावेली, ठीक है। तो अब इस रेनेसांस के बाद में एक मूवमेंट आता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, जब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी, ठीक है। उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन को बेसिकली रिप्रेजेंट किया है थॉमस हॉब्स ने, ठीक है, जो एक जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो पूरा कंसेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली, जिनको ग्रैंड फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। लेकिन थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फ़िलॉसफी, उनकी जो लिबर्टी की जो फ़िलॉसफी थी, उसको ठीक से डेवलप किया जॉन लॉक ने। और इसलिए जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लोग ज़्यादा एक्सेप्टेबल मानते हैं। इनकी जो थ्योरी ऑफ लिबर्टी है, इसको भी काफ़ी प्रैक्टिकल माना जाता है, और प्रैक्टिकल टर्म्स में हमें यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखने को भी मिलती है। ओके, सो इनके जो थ्योरीज हैं वो आज भी वैलिड हैं, जॉन लॉक की। ओके, तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले रेनेसांस होता है यूरोप में, फिर उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद में एक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ एनलाइटनमेंट का 17th और 18th सेंचुरी में। ओके, सो इस एनलाइटनमेंट को बेसिकली जॉन लॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, लेट मी रिपीट अगेन। आपका जो रेनेसांस हुआ है उसको मैकियावेली रिप्रेजेंट करते हैं, आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन है उसको थॉमस हॉब्स रिप्रेजेंट करते हैं, और एनलाइटनमेंट जो है 17th और 18th सेंचुरी में, उसको जॉन लॉक रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों ही इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हैं जो 13th सेंचुरी या मेडिवल टाइम्स में जो रिलीजन या अंधविश्वास का जो इम्पैक्ट था उसके थ्रू सोसाइटी को देखा जाता था, यानी रिलीजन का बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविज्म लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो उसके खिलाफ ये 3 मूवमेंट्स यूरोप में हमें देखने को मिले, ठीक है। इसमें से जो थर्ड मूवमेंट था सबसे लास्ट में 17th और 18th सेंचुरी में, वो था एनलाइटनमेंट, और इसको जॉन लॉक रिप्रेजेंट करते हैं। वो एनलाइटनमेंट के प्रोमिनेंट थिंकर्स में से एक थे बेसिकली, जिन्होंने अगेन रिलीजियस अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हुए, और जो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट्स होते थे, यानी कि जो मतलब पब्लिक को बेसिकली
एंटी डेमोक्रेसी आप बोल सकते हैं कि जो मासेस के जो राइट्स होते थे, लिबर्टीज होती थी, उसमें बिलीव नहीं करते थे, यानी कुलीन तंत्र हो गए, राजतंत्र हो गए, इस तरीके की जो गवर्नेंस सिस्टम होते थे, इनके अगेंस्ट में लिबरल वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जो बात की वो जॉन लॉक ने की, राइट। और इनलाइटनमेंट का जो स्पिरिट था वो भी उस टाइम पे वही था कि आप रिलीजन के ऊपर रीज़न की बात करें, इसीलिए इसे एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। और जॉन लॉक एक प्रोमिनेंट एनलाइटनमेंट थिंकर थे। ओके, so up until now we have done glorious revolution as a background event, enlightenment as a background event. Now moving on, दो प्रोमिनेंट कॉन्स्पिरेसीज हैं, षड्यंत्र आप जिसको बोल सकते हैं, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि जॉन लॉक भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो इसे आप थोड़ा सा बस याद रखिए कि ये क्या था और किसके खिलाफ था, राइट। तो सबसे पहला है राय हाउस प्लॉट इन 1683। तो इसमें जो वहाँ के किंग थे चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, उनको और उनके जो ब्रदर थे जेम्स ड्यूक ऑफ यॉर्क, उनको बेसिकली असैसिनेट करना यानी उनको मारने का जो षड्यंत्र था, इसमें जॉन लॉक का भी कहीं ना कहीं नाम आता है। तो ये 1683 में था और इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड एंड उनके भाई जेम्स ड्यूक ऑफ यॉर्क के अगेंस्ट में था। ओके, सेकेंड इवेंट है मनमाउथ रेबेलियन, जिसे पिचफॉक रेबेलियन भी कहा जाता है। तो ये भी अगेन जो राजा थे, जो किंग थे जेम्स सेकंड, उनको मारने के लिए बेसिकली प्लान किया गया था। ओके, और ये इसका जो डेट ईयर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, डेट है, दैट इज 1685। ओके ओके, सो ये दो प्रोमिनेंट इवेंट्स थे। इसके अलावा हम जॉन लॉक के कुछ सेमिनल वर्क्स को देखेंगे जो कि बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन काफ़ी ही क्रूशली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग विच वॉज रिटन इन 1687, डिस्क्रिप्शंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एंड एम्पेरिसिज्म। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, अनुभववाद और ज्ञान मीमांसा जो ये है, इन दोनों चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हमें इस वर्क में देखने को मिलता है। कौन सा वर्क? एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन 1687। नाउ अप नेक्स्ट वी हैव लेटर ऑन टॉलरेंस इन 1689। तो ये बेसिकली जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है रिलीजियस टॉलरेंस की, उस पर बेस्ड है। ओके, इससे रिलेटेड एक लॉ भी हमें ब्रिटेन में अगेन बाद में देखने को मिलता है, एक्ट ऑफ टॉलरेंस आया था। ओके, तो वो भी इसी से इंस्पायर्ड था। Up next we have two treaties on civil government in 1689, descriptions of social contract। इसके अंदर हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो एक पूरा थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जिसने पहली बार मेडिवल जो कंसेप्शन था डिवाइन स्टेट का या डिवाइन किंगशिप का, उसको रिजेक्ट करते हुए एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन या आर्टिफिशियल स्टेट की बात की थी। तो वो अपने आप में बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक थॉट था उस टाइम के हिसाब से। ओके, तो इसमें बेसिकली उनकी पूरी जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जॉन लॉक के अगर सारे वर्क्स को कंबाइन करके देखें तो ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल फिलोसफी के कॉन्ट्रीब्यूशंस के टर्म्स में ये टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका ईयर जो है 1689, ये भी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ओके, सो इसमें अभी ये जो टू ट्रीटाइज है ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो फर्स्ट ट्रीटाइज है, इसमें बेसिकली रॉबर्ट फिल्मर एक थिंकर और थे, उनकी बुक थी पेट्रियार्की, जिसमें उन्होंने अगेन जो डिवाइन ओरिजिन या डिवाइन अथॉरिटी ऑफ स्टेट की बात करी है, जो दैवीय सत्ता होती थी, यानी कि जो रिलीजन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड, यानी रिलीजन से कनेक्ट करके स्टेट को देखा जाता था, पॉलिटिक्स को देखा जाता था मेडिवल टाइम्स में। तो उस थ्योरी के अगेंस्ट में बिल्कुल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी थी, उन्होंने वो फाउंडेशन थी वो इनिशिएट करी जॉन लॉक ने। तो जो फर्स्ट ट्रीटाइज है, इसमें रॉबर्ट फिल्मर की जो बुक और उनकी डिवाइन ओरिजिन या अथॉरिटी की जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया है पहले जॉन लॉक ने। और सेकंड ट्रीटाइज है, उसमें उन्होंने थॉमस हॉब्स की जो एब्सोल्यूट सोवरेंटी का जो कंसेप्ट है, यानी कि थॉमस हॉब्स ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन उन्होंने जो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करी है उनके स्टेट या कॉमनवेल्थ के अंदर, जिसको उन्होंने लेवाइथन सी मॉन्स्टर से कंपेयर किया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है,
जिसे जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो लोग हैं, जो मासेस हैं, उनके सेल्फ प्रिजर्वेशन या सर्वाइवल के अलावा वो मतलब किसी भी तरीके से उनको हार्म कर सकता है, उनके अगेंस्ट में जा सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि वो सेल्फ प्रिजर्वेशन को इंश्योर करे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से रूथलेस वे हो जाता है रूल करने के लिए। तो इसको भी जॉन लॉक ने क्रिटिसाइज़ किया। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉन लॉक की जो फ़िलॉसफ़ी कितनी लिबरल है और कितना वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है, राइट। कि उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की बात की, उन्होंने एम्पेरिसिज्म एपिस्टेमोलॉजी की बात करी, उन्होंने जो है एब्सोल्यूट मोनार्की को क्रिटिसाइज़ किया है, राइट। ओके, सो टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट इन 1689 के दो पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में रॉबर्ट फिल्मर की जो फिलोसफी है, इनकी बुक है पेट्रियार्की, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। सेकंड ट्रिटाइज में उन्होंने थॉमस हॉब्स की जो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है उसको क्रिटिसाइज़ किया है। ओके, नाउ अप नेक्स्ट वी हैव essay on the law of nature in 1664 and at last on the reasonableness of Christianity in 1695. ओके, सो इस वीडियो में बेसिकली हमने डिस्कस किया जॉन लॉक का एक बैकग्राउंड, उनके कुछ फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, कुछ प्रोमिनेंट बैकग्राउंड इवेंट्स, जैसे कि वो एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब हो रहा था इंग्लैंड में, तब उस टाइम के इंग्लैंड से वो बिलोंग करते थे। दो कॉन्स्पिरेसीज जिससे उनको एसोसिएट किया जाता है, राय हाउस प्लॉट एंड मनमाउथ रिबेलियन, पिच फॉक रिबेलियन इन 1680s, राइट। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कुछ सेमिनल वर्क्स को हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम और एलेबोरेट करके देखेंगे उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थियोरी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।